हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 12th वीडियो ऑफ दिस सीरीज। आज हम लोग 7th स्टैंडर्ड के पहले चैप्टर जिसका नाम है द नॉर्थ इंडियन किंगडम्स द राजपूतानास, उसके उसके लेसन का दूसरा पार्ट हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और ये जो लेसन है, या फिर मैं ऐसा कह सकूँ, ये जो तमिलनाडु हिस्ट्री है, यह बहुत सारे वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी हुआ, पीसीएस हुआ एग्ज़ाम्स, या फिर यूपीएसआई हुआ, या फिर यूपी कांस्टेबल हुआ, या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं। और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पहला जो पार्ट है इस लेसन का, जो पहला वीडियो बना था, उसमें हम लोग ने राजपूतों के बारे में जाना था। जैसे प्रतिहारास, पालास, तोमर, राठौड़, गोहिला, सिसोदिया, चंदेलास और सेनास, सोलंकी, ये सब के बारे में जाना। आज हम लोगों के नेचर, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और उनके लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेचर ऑफ राजपूत से। नेचर ऑफ राजपूत कैसा था उनका नेचर? राजपूतों का नेचर, पहला पॉइंट है ग्रेट वॉरियर्स एंड सर्वेलर्स बाय नेचर। ये बहुत ही महान योद्धा हुआ करते थे और ये स्त्रियों के प्रति सम्मान रखते थे। बिलीव इन प्रोटेक्टिंग द वोमेन एंड वीक, और ये अपने से कमज़ोरों की रक्षा करते थे। द वोमेन परफॉर्म डेथ टू डिसऑनर, और इन लोग के समय में अगर औरत किसी प्रकार के चरित्र में इनके अगर दाग आता था तो ये लोग सती प्रथा से इनको गुजरना पड़ता था, या फिर यह लोग उसके कारण सती हो जाती थी। और लिखा है एजुकेटेड एंड हाईली ऑनर्ड इन सोसाइटी। जो राजपूत होते थे ये समाज में बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड और हाईली ऑनर्ड होते थे। और इनके समय में चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी जैसे प्रैक्टिसेस होते थे। चाइल्ड मैरिज मतलब बच्चे जब छोटे होते थे, जब बच्चे की उम्र के होते थे, उस वक्त में शादी होती थी। और पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा बीवियाँ होना। किसी एक व्यक्ति के पास अगर एक से ज़्यादा बीवी है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। और इसके उलट में पॉलीएंड्री जो होता है, इसका मतलब होता है एक से ज़्यादा पति होना। तो उस वक्त में पॉलीएंड्री नहीं प्रैक्टिस में था, पॉलीगैमी प्रैक्टिस में था। और यहाँ पे क्या लिखा है? वुमेन परफॉर्म्ड सती एंड जौहर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हैंड ऑफ द एनिमीज एंड टू द अवॉइड डिसऑनर। जो औरतें होती थी वह सती या जौहर कर लेती थी अगर उनको लगता था कि वे दुश्मनों के हाथ जा रही हैं। जैसे कि अगर कहीं लड़ाई हुई तो जो राजा होता था, अगर वह हार गया तो उसकी बीवी जो है वह सती हो जाती थी या फिर जौहर कर लेती थी, ये सोच के कि जो उसके राजा को मारा है उसका अपोजिट वाला वह ये लोग को ले जाकर के साथ गलत कर सकता है, फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसके कारण ये सोचकर या फिर डिसऑनर के बारे में सोचकर ये लोग सतिया जौहर कर लेती थी। आगे चलते हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन जो है ये लोग का कैसा था? रिलीजन जो था राजपूतों का, ये हिंदू थे और साथ ही साथ ये लोग बुद्धिज़्म और जैनिज्म का भी आदर करते थे। और इनके समय में भक्ति कल्ट स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ये लोग की है कैसी थी? देखिए, जब राजपूत पीरियड आया था उस वक्त में जो भारत है वो कई टुकड़ों में बट गया था। और हर टुकड़ों में अपने आप एक राजा होते थे, खुद के एक राजा होते थे। और जो खुद के राजा होते थे ये एक प्रकार से पहले फ्यूडल लॉर्ड थे, जिन्होंने ये चीज़ कभी नहीं छोड़ा। ये ज़मींदार थे अपने समय में। और ये क्या करते थे? ये लोग धन कैसे कमाते थे? ये लोग जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे, ज़मींदार, इनके अंडर में बहुत सारे गांव आते थे। और इन गाँव में जो खेती करते थे उनसे कर वसूला करते थे। तो जो ये राजपूत जो एक ज़मींदार थे, ये इनके अंडर में बहुत सारे गांव आया करते थे। तो इन्होंने हर गांव में एक जागीरदार नियुक्त कर दिया था जो सभी किसानों से कर वसूला करता था और वो कर को जाकर राजपूत राजा को दे देता था। तो राजपूत राजा जो थे वो फ्यूडल कैरेक्टर के थे और ये हर गाँव में एक जागीरदार रखते थे जो कर वसूल कर इन्हें दे देता था। तो ये उस वक्त की गवर्नमेंट थी। इसके आगे चलते हैं, कंट्रीब्यूशन क्या हुए हैं राजपूत के कंट्रीब्यूशन लैंग्वेजेस में हुए हैं, लिटरेचर में हुए हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हुए हैं। तो इनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो पहले लैंग्वेज और लिटरेचर को हम लोग देख लेते हैं। लैंग्वेजेस जो उस वक्त में पनपी हुआ मराठी, गुजराती और बंगाली थी। और इनको पनपाने वाले मेन रीज़न कौन थे? भक्ति सेंट्स थे और फॉक सिंगर्स थे। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक नमूना आपके सामने आ गया है, जो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा का है। ये एक शिव जी का मंदिर है जो बहुत सारे मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक और नमूना दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ में लिटरेरी वर्क्स भी कुछ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिटरेरी वर्क्स जो है यहाँ पे दिखाया गया है, कल्हना के द्वारा लिखी गई रजत रंगनी, और जयदेव के द्वारा लिखा गया गीत गोविंदम, और सोमदेव के द्वारा लिखा गया कथा सरित सागर, और चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ पृथ्वीराज रासो जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, उसमें पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जो मिलिट्री थी उसके बारे में वर्णन किया गया है, और भास्कराचार्य के द्वारा लिखा हुआ सिद्धांत शिरोमणि जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी का शुद्ध हिंदी मतलब होता है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र का मतलब होता है नक्षत्रों, सूर्यों, ग्रहों तथा चंद्रमाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। हम कल्हना के रजत रंगनी, जयदेव के गीता गोविंदम और सोमदेव के कथा सरित सागर के बारे में भी आगे डिटेल में जानेंगे, क्योंकि आगे भी लिखा है उसके बारे में। तो हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए आपको सन टेम्पल का एक चित्र दिखाई दे रहा है जो उड़ीसा पुरी में है, और ये चंदेला के द्वारा 10 से 12 सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। 10 से 12 सेंचुरी के बीच में 200 वर्ष आते हैं, और 200 वर्षों में 30 मंदिर बने थे। इसके चारों ओर 30 मंदिर हैं आसपास में, याद रखिएगा। और देखिए इसके नीचे लास्ट में देखिए एक पॉइंट है, राजशेखर वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाला एंड महिपाला। राजशेखर जो था वो कोर्ट पोएट था किसके अंडर में? पाला डायनेस्टी में, महेंद्रपाला और महिपाला के अंदर में, जिसने 2 बुक लिखी थी, कर्पूर मंजरी और बाल रामायण। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बनाया है, चित्रकला और वस्तुकला के बारे में। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट जो लिखा है, म्यूरल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द पीरियड। म्यूरल और मिनिएचर पेंटिंग होता क्या है? म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है वो वर्क जो दीवारों पर या किसी ठोस आकृति पर हो, जैसे अजंता की गुफाओं की मूर्तियाँ, या एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल, या फिर मैं ऐसा कह सकूँ जो श्रवण बेलगोला में वो वर्धमान महावीर की जो बहुत बड़ी मूर्ति है, वह कैसी मूर्ति है? वह बहुत ही बड़ी मूर्ति है, लेकिन मूर्ति जिस इंसान की बनाई गई है वह इंसान कैसा था? वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट या 6.5 फुट का रहेगा। तो उस छोटे इंसान की मूर्ति जो इतनी बड़ी बनाई गई है, इससे ये पता चलता है म्यूरल पेंटिंग इस प्रकार की थी कि छोटे आकार की वस्तु का बड़ा रूप वो बनाती थी। ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि किसी पत्थर में इस चित्र को उकेरा जाता था, मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो यह म्यूरल पेंटिंग हो गई। और दूसरा जो है वो मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग कैसा? मिनिएचर पेंटिंग में क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये चित्र कैसा है? एक औरत है, एक तोते को लेकर बैठी है। तोता क्या करता था? ये जो तोता दिखाई दे रहा है आपको, ये तोता चिट्ठियों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता था। तो ये जो बहुत बड़ा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये कागज़ में उकेरा गया है। तो एक कागज़ में उकेरा गया है, इसका मतलब क्या? ये बड़े आकार की वस्तु को एक छोटे रूप में उकेरा गया है, मतलब एक कागज़ में उकेरा गया है। तो इसका मतलब किसी बड़े आकार की वस्तु को छोटे रूप में उकेरने को हम लोग मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। और ये किस पे होती थी? ये कागज़ पर, कपड़ों पर, या फिर पत्तियों पर होती थी। तो यह म्यूरल और मिनिएचर पेंटिंग में डिफरेंस है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के और भी बहुत अच्छे नमूने आपको दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर पैलेस राजस्थान का, जिसको गुहिला और सिसोदिया के द्वारा बनाया गया था। गुहिला और सिसोदिया वंश वही है जो राणा रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी बताता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को मारकर पद्मिनी को पाने की कोशिश करता है, लेकिन पद्मिनी जौहर कर लेती हैं। तो उनके वंश के द्वारा ये बनाया गया महल है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल। इस चित्र के नीचे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में, और सन टेम्पल कोणार्क जो पूरी उड़ीसा में है, और साथ ही साथ दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में जो है वो जैनिज्म टेम्पल के रूप में जाना जाता है। यह सब जो है ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के राजपूत पीरियड के बहुत ही स्पेसिफिक नमूने हैं, स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है जो हमें देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। एंड ऑफ राजपूत पीरियड। राजपूत पीरियड का एंड कैसा हुआ? यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये है कि राजपूत काल के दौरान जो राजा थे उनके पास कोई पॉलिटिकल रूप से सैन्य शक्ति नहीं थी। जैसे कि देखिए गुप्ता और मौर्य पीरियड के समय में वो लोग क्या करते थे, हाथी से 10,000 सैनिक, घोड़े से लदे हुए 50,000 सैनिक, और 2 लाख सेना जो पैदल चलती थी, और बहुत सारी सेनाएं जो रथ पे चलती थी। तो ये लोग एक प्रकार से सिस्टम बना के रखते थे सेना लड़ने के लिए। लेकिन ये लोग के समय में जब राजपूत पीरियड हुआ, राजपूत पीरियड में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में राजपूत बढ़ गए, और ये राजपूत के जो राजा थे ये सिर्फ सैनिकों को रखते थे, घुड़सवार में थोड़े बहुत, या फिर पैदल सेना। तो इसमें कोई इतनी सिस्टम वाइज नहीं दिखाई दे रही थी राजपूत पीरियड के समय में, जिसके कारण क्या हो गया, जो तुर्क आए वो तुर्क को एक प्रकार से
फ़ायदा मिला इसका, जिसके कारण वे जल्दी जल्दी इन सब के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिए, कब्जे जमा लिए। और नीचे लिखा है द पॉलिटिकल सिचुएशन इनेबल्ड द तुर्क्स टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल ओवर इंडिया। यही राजनीतिक परिस्थिति के चलते तुर्क ने बहुत जल्दी ही इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बातें लिखी गई हैं जिसके बारे में बताया गया है। सती, सती के बारे में क्या लिखा गया है? सती जो है, ये लोग सती के बारे में लिखा है सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ विडो ऑन हर हस्बैंड अ फ्यूनरल पायर। सेल्फ इमोलेशन ऑफ अ विडो का मतलब होता है एक विधवा के द्वारा अपने आप को आग के हवाले कर देना, लेकिन किस पे? जहाँ पे उसके पति की चिता जल रही हो उसके ऊपर अपने आप को सती कर देना या फिर अपने आप को जला देना, ये होता है सती करना। इसका मतलब देखिए, सती और जौहर में फ़र्क क्या है? सती और जौहर में फ़र्क क्या है? सती क्या होता है कि इसमें एक औरत अपने आप को आग में बलिदान देती है, लेकिन जौहर में क्या होता है? एक बहुत बड़ा कुंड होता है जिसमें आग का कुंड कहलाता है वो, जिसमें बहुत सारी औरतें एक साथ में अपने आप को आग के हवाले कर देती हैं, आग में जल जाती हैं, तो उन्हें जौहर कहते हैं। जौहर किस टाइम पे हुआ था? आप लोगों ने फिल्म देखी होगी पद्मावत, जिसमें राणा रतन सिंह जब मर जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को लेने आता है तो वह जौहर परफॉर्म कर लेती हैं। जौहर का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा मास सुसाइड औरतों का। यहाँ पे देखिए मास सुसाइड ऑफ वोमेन लिखा है, मतलब बड़ी संख्या में औरतों का आग के हवाले कर लेना खुद को। आगे देखिए राजपूत लिटरेचर कौन कौन से थे? देखिए यहाँ पे आ गया है गीता गोविंदम, सॉन्ग्स ऑफ द कावर्ड। गीता गोविंदम किसके द्वारा लिखा गया है? जयदेव के द्वारा। देखिए जयदेव ने जो लिखा है गीता गोविंदम, उसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ द काउहर्ड। काउहर्ड का मतलब क्या होता है? काउहर्ड का मतलब होता है जो गौवों को चराते हैं, तो उन्हें गौवों को चराने वाले को क्या कहते थे? गोपी कहते थे। क्या कहते थे? गोपी। तो गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण के लिए जो गीत गाए थे गोपी, तो उन गीतों को या फिर उनकी तरह गीतों को बनाकर ये सॉन्ग ऑफ द काउहर्ड इस तरह के चरित्रों को गीता गोविंदन में वर्णित किया गया है। तो इसका मतलब गीता गोविंदन का मतलब है कि ये कृष्ण और गोपी के बीच के प्रेम के रिश्ते को दर्शाने वाली किताब है। आगे चलते हैं, रजत रंगिनी। रजत रंगिनी का मतलब क्या होता है? इसे देखिए, रजत रंगिनी का मतलब होता है राजाओं की नदी, जिसके भाव का अर्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रभाव। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का जो पुराना नाम था वो था कश्यप मेरु नाम था। याद रखिए, कश्मीर का पुराना नाम कश्यप मेरु था। जो ब्रह्म के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे, उनके नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया था। जो पुराना नाम था कश्यप मेरु, आज के समय पे जो कश्मीर नाम है। तो रजत रंगिनी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पे रजत रंगिनी के बारे में बताया गया है, रिवर ऑफ किंग्स। और लास्ट है कथा सरिता सागर, जो ओशियन ऑफ टेल्स है। कथा सरिता सागर का मतलब ही पता चलता है कि कथाओं का सागर। इसमें जो है स्त्रियों की मनोवेदना का वर्णन किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही एंटरटेनिंग बुक है। आगे चलते हैं खजुराहो टेम्पल के बारे में। देखिए क्या लिखा है। खजुराहो टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया है? चंदीलास के द्वारा बनाया गया है 10 से 20 सेंचुरी के बीच में। और इसमें और क्या लिखा है? देखिए इसमें लिखा है कि यह 12 से 12 सेंचुरी के बीच में बनाने के बाद अचानक इस पर क्या हो गया? ये जंगलों में धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत सारे घास पत्तियाँ चढ़ती गई और इसके ऊपर एक जंगल बहुत सारे हो गए, जिससे कारण ये दिखाई नहीं देता था, जिससे कारण ये एक जगह पे छुप गया था। लेकिन 19th सेंचुरी में आते आते इसको खोजा गया और यहाँ पे इसके चारों ओर, खजुराहो मंदिर के चारों ओर करीब करीब 30 मंदिर हैं और यह बुंदेलखंड तक फैले हुए हैं। और इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर इमेज जो बने हुए हैं वो बहुत ही फाइन, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही बढ़िया स्कल्पचर हैं, देखने लायक है। तो ये राजपूत के समय के दर्शाते हैं कि उस वक्त के समय में भी बहुत ज़्यादा वास्तुकला और चित्र पे ध्यान दिया जाता था। और उस वक्त के समय में साहित्य पे भी बहुत अच्छे, साहित्य भी बहुत अच्छे मिलते हैं, जैसे कथा सरिता सागर जो बहुत ही एंटरटेनिंग बुक है। तो हमने आज 7th स्टैंडर्ड के पहले लेसन को कंप्लीट कर दिया। तो आगे हम मिलेंगे दूसरे लेसन के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय। और हाँ, अगर आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।